नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज़ बन रही है उसे हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साइंस के शब्दों में जब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ या एक से ज़्यादा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें पानी मिलता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहलाते हैं यानी कि अभिकर्मक, और जो नया उत्पाद हमें मिला है यानी कि जल उसे हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। अब नए पदार्थ से तात्पर्य एक ऐसा पदार्थ है जिसके गुण जिनसे मिलकर वह बना है उन पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए, हाइड्रोजन जो है वो एक अत्यंत ज्वलनशील यानी कि हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज़ के जलने में हेल्प करती है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो नया प्रोडक्ट यानी कि पानी हमें मिला है वो आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि जो नया हमें प्रोडक्ट मिला है उसके गुण हैं जो वो जिनसे मिलकर वो बना है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जैसे नींबू, नमक और चीनी पानी को मिलाकर हम शिकंजी बना देते हैं तो वो भी तो एक नया प्रोडक्ट हुआ। नहीं बेटे, वो नया प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि हम उसके अंदर शिकंजी के अंदर जिन जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो हमें कुछ परिवर्तन देखने को उसमें मिलते हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता कहते हैं। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली विशेषता तो हम ऊपर देख चुके हैं कि किसी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है यानी कि नए सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जिसके गुण जो हैं जिनसे मिलकर वो बना है उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन के अंदर अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं दो गैसें, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो गैस मिलकर जो एक नया पदार्थ यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना रही हैं वो ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में है। इसके अलावा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कलर भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आयरन यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद के रूप में आयरन सल्फेट और कॉपर मिलते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है इसका विलयन ब्लू कलर का यानी कि इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो आयरन सल्फेट होता है इसका कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन यानी कि हल्का हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कलर था वो ब्लू से चेंज हो गया ग्रीन के अंदर, तो इस तरह से हम चेंज इन कलर भी इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें टेम्परेचर में यानी कि तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये परिवर्तन दो तरीके का होता है, कभी कभी तापमान बढ़ सकता है और कभी कभी तापमान घट सकता है। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है उसे समझते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करता है यानी रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा देखने को मिलती है, जिससे कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है।
तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी कि केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप केमिकल रिएक्शंस को ढंग से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स का यूज करके लिखते हैं तब हम उसे केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जिंक को पूरा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को पूरा सल्फ्यूरिक एसिड लिखने की बजाय मैंने इनका सिंबल्स का यूज़ किया है। जिंक का सिंबल Zn जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होता है। साथ में जिंक सल्फेट जिसका निर्माण हुआ है उसको ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस के लिए H2 का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का हम यूज़ कर रहे हैं उसके हम केमिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए। तो इस तरह हम बनाते हैं रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है जो हमारा सबसे मेन पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब ये संतुलित करने का क्या मतलब है, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार हम उसे दोहरा लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कि एक केमिकल इक्वेशन है जो मैं बिना बैलेंस के लिख रहा हूं, जो हमने ऊपर भी यूज़ की थी। H2 + O2 से बना H2O। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के अंदर यानी कि अभिकारकों के अंदर हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम हमारे पास हैं, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीजन का हमारे पास है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ऑक्सीजन का एक एटम इस रिएक्शन के दौरान नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया? अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान 1U होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन का टोटल मास मिलाकर हुआ 2U, और 2 ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का टोटल मास मिलाकर हुआ हमारे पास 32U। तो रिएक्टेंट्स का कुल मास यानी कि द्रव्यमान हमारे पास होता है 34U। ठीक है, लेकिन अगर जब हम प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो टोटल मास हो गया इनका 2U, और ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है तो इसका मास हो गया 16U, और टोटल हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का मास बना वो बना है केवल 18U। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर मास का लॉस हो रहा है, यानी मास 34U से घटकर 18U पर आ गया है। ठीक है, अब चूंकि कोई भी 9th में हमने पढ़ा था, कोई भी इक्वेशन जो है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किए नहीं हो सकती। इसलिए हमें इन इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएं, जिस वजह से मास भी दोनों का इक्वल हो जाए। अब आते हैं हम इनको बैलेंस करने पे कि बैलेंस इनको किया कैसे जाता है। ठीक है, इसके लिए स्टेप्स होते हैं जो आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।
तो बैलेंस करना स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख लेना, ठीक है। H2 + O2 से बना H2O, और उसके बाद हमें इन सभी एलिमेंट, कंपाउंड या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं सब्सटेंस के चारों तरफ एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाने क्यों ज़रूरी है और ये बॉक्स हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें इन बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। H2 को हम नहीं बदल सकते, O2 को हम नहीं बदल सकते, H2O को हम नहीं बदल सकते। हमें जो भी करना है वो इस बॉक्स के बाहर करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस टेबल के अंदर हम लिखेंगे कि जो भी एटम हमारे पास है उसके रिएक्टेंट्स में कितने एटम हैं और उसके प्रोडक्ट्स में कितने एटम हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन के केवल 2 एटम हैं जो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद दूसरा एटम जो हमारे पास है इस इक्वेशन के अंदर वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब मैं यहाँ पर देखता हूँ रिएक्टेंट्स के अंदर, तो मुझे यहाँ पर इसके 2 एटम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम लिख दिए रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट में जो है केवल एक ही एटम है ऑक्सीजन का। देखिए बच्चों, जहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता वहाँ पर इसका मतलब होता है कि उस एलिमेंट का सिर्फ एक एटम वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल एक एटम है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। उसके बाद अब हमें इसको बैलेंस करना शुरू करना है। तो पहले बैलेंस किसको करना है और कहाँ से उसे बैलेंस शुरू करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले ऐसा कंपाउंड इसके अंदर ढूंढना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम, कुल मिला के नंबर ऑफ एटम, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है केवल 2 ही एटम हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऑक्सीजन में देखते हैं कितने एटम हैं, 2। तो यहाँ पर कुल 2 ही एटम हैं। लेकिन जब हम वाटर को यानी कि जल को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 3 एटम। तो जो ये हम एटम काउंट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोला जाता है? एटोमिसिटी, यानी कि परमाणुकता। किसी भी कंपाउंड के अंदर कुल कितने एटम मौजूद हैं उसे उस कंपाउंड की हम एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता कहते हैं। तो हमें ऐसा कंपाउंड यानी यौगिक छांटना है जिसकी एटोमिसिटी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटोमिसिटी है वाटर की, तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे वाटर से, ठीक है। अब वाटर में भी देखो 2 यहाँ पर एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले हमें किसको बैलेंस करना है? पहले हमें उसको बैलेंस करना है जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैंने देखा अपनी टेबल में आके कि हाइड्रोजन के एटम तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हैं, तो मुझे इसे बैलेंस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस करना तो दूसरा एटम इसके अंदर है ऑक्सीजन, जिसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन के एटम है 2 और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन का एटम है 1। अब मुझे एक एटम को 2 बनाना है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकता हूँ? 2 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इसके वाटर के मॉलिक्यूल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब मैं दोबारा से टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं चेक करूंगा कि अब जो है किस एलिमेंट के कितने एटम मेरे पास आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को देखता हूं, तो रिएक्टेंट्स में इसके पहले भी 2 एटम थे और अब भी रिएक्टेंट में इसके 2 ही एटम हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट्स की तरफ आता हूं तो मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने पूरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4। यहाँ पर 4 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हो चुके हैं, ठीक है। हमने बैलेंस किसको किया था? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी पहले 2 था और अब भी 2 है, और प्रोडक्ट्स में
यहाँ पर 1 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, यहाँ पर 2 एटम हो गए। ठीक है, टेबल बनाने का बच्चों क्या फ़ायदा है कि एक नज़र में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा एटम बैलेंस हो चुका है और कौन सा एटम अभी अनबैलेंस्ड है। इसलिए आप हर एक स्टेप के बाद टेबल ज़रूर बनाएं क्लियरिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद अब मैंने देखा कि हाइड्रोजन जो है मेरा वो अनबैलेंस हो चुका है, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। अब मुझे रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के कितने एटम बनाने हैं, 4 एटम बनाने हैं। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 लाने के लिए, 2 से। ठीक है, तो इसलिए रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने के बाद मैंने फिर से टेबल बनाई और यहाँ पर मैंने देखा कि अब हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट के अंदर जो है 2 2 जा 4 हो चुके हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 2 जा 4 हो चुके हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। और अब हम ऑक्सीजन को चेक करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट यानी कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एटम मौजूद हैं। तो अब जितने भी एटम इसके अंदर थे वो सारे मैं बैलेंस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखने के लिए हम जो भी बॉक्स हमने बनाए हुए थे उन बॉक्स को हटा देंगे और सिंपली इसको लिख देंगे ऐसे। ठीक है, हमें एक बात और साथ में ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, हमें हर एक के साथ उसकी फिजिकल स्टेट को जरूर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था तो दोनों गैसियस फॉर्म में थे और इनके मिलने से जो वाटर का निर्माण हुआ है, उत्पादन हुआ है, वो भी गैसियस फॉर्म में यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी में जो भी बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उनको करने की कोशिश करिए। और अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी उनको डाउट्स को अपने भेज सकते हैं। हम उसको जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को इस नंबर पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इस चैप्टर को हम आगे करेंगे। थैंक यू।